और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ में महादेव बेटिंग ऐप केस में पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम आया है। ईडी की चार्जशीट में ये खुलासा हुआ है। ईडी चार्जशीट में शामिल असीम दास के बयान में बघेल का नाम आया है। असीम दास ने बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए जाने का खुलासा किया है। ये ईडी से की चार्जशीट से खुलासा हो रहा है इसका। और असीम दास ने बताया कि सारे पैसे चुनाव के दौरान दिए गए। ईडी के मुताबिक ये भी है कि असीम दास के ठिकाने से ईडी ने 5 करोड़ 39 लाख रुपए बरामद किए। महादेव ऐप प्रमोटर्स की तरफ से बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए गए। ईडी के मुताबिक ईडी चार्जशीट में शुभम सोनी, अमित अग्रवाल, रोहित गुलाटी और भीम सिंह के नाम भी शामिल हैं। और पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में ईडी की टीम पर जानलेवा हमले के बाद सियासत उबाल पर है। राज्यों में करोड़ों के राशन घोटाले के सिलसिले में एक तृणमूल कांग्रेस के नेता के घर छापेमारी होनी थी, जहां पहुंचने से पहले ही जानलेवा हमले में ईडी के अधिकारी बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद ईडी ने बयान जारी कर हमले की पूरी जानकारी दी है। देखते ही रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में संदेशखली में ईडी की टीम पर हमला। ये जगह राजधानी कोलकाता से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है। ईडी की टीम को हिंसक भीड़ ने घेर लिया और हमला कर दिया। ईडी की टीम तृणमूल नेता के घर पर तलाशी अभियान के लिए पहुंची थी। राशन घोटाले के मामले में जांच हो रही है। ईडी के मुताबिक इस हमले में अधिकारी घायल हुए हैं। वहीं केंद्रीय बल जिन गाड़ियों में गए थे उन्हें तोड़ा गया है। ईडी पर पश्चिम बंगाल में इस तरह का ये पहला हमला है। राज्यपाल ने घटना पर नाराजगी जताई है और तृणमूल सरकार को चेतावनी दी है। यह एक भयानक घटना है। यह चिंताजनक और निंदनीय है। लोकतंत्र में बर्बरता को रोकना सरकार का कर्तव्य है। यदि कोई सरकार अपने मूल कर्तव्य में विफल रहती है तो भारत का संविधान अपना काम करेगा। ईडी पश्चिम बंगाल में बहुत सारे केस की पड़ताल में जुटी हुई है। टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम और पीडीएस स्कैम में तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को ईडी ने पूछताछ की है। इनमें अभिषेक बनर्जी भी शामिल है। राज्य के मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक को ईडी ने पिछले साल गिरफ्तार किया था, मगर तृणमूल कांग्रेस ने हमेशा ये दावा किया है कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों को विरोधी दलों के विरुद्ध इस्तेमाल कर रही है। और आज की जो घटना संदेशखाली में हुई है, ये एक नया राजनीतिक मोड़ लेता दिख रहा है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने इस घटना पर सरकार को घेरा है, जबकि टीएमसी बचाव कर रही है। आज पश्चिम बंगाल के लिए ब्लैक डे है। शाहजहां का जो वाहिनी है, गुंडा वाहिनी है, वो लोग पूरा अटैक किया पूरा ईडी सीबीआई अधिकारी के ऊपर। दुख का बात है, ये जवाब 2024 में पश्चिम बंगाल का जनता ने देंगे। टीएमसी किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करती है। गांव वालों का कहना है कि उन्हें केंद्रीय बलों ने उत्तेजित किया था। वहीं तृणमूल पर हमला करने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। आज जख्मी हुए हैं, कल ईडी वाले अगर खत्म हो जाए, खून हो जाए, तो हमें मुझ जैसे लोगों के लिए ये अचरज की बात नहीं होगी। बीजेपी की नजर लोकसभा चुनाव में बंगाल में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने पर है। वहीं केंद्रीय एजेंसी पर इस तरह के हमले ने राज्य में पार्टियों को नया मुद्दा दे दिया है। रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और ईडी ने कल महाराष्ट्र में भी शरद पवार के पोते रोहित पवार की कंपनी पर छापे मारे। पुणे, अमरावती, छत्रपति संभाजीनगर में बारामती एग्रो से जुड़े 6 ठिकानों पर छापे मारे गए। ये कार्रवाई महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले के मामले में हुई है। इसमें 5000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। आरोप के मुताबिक बारामती एग्रो ने बड़े पैमाने पर बैंक से लोन लिया था और ये लोन डूब गया। बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शरद पवार के करीबी थे। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के 4 संपत्तियों की नीलामी कल मुंबई में की गई। 2 संपत्तियों के लिए बोली ही नहीं लगी।
सबसे हैरानी की बात यह रही कि दाऊद का सबसे सस्ता खेत, जिसकी कीमत सिर्फ 15,000 रुपए थी, वो 2 करोड़ 1 लाख रुपए में बिकी। दाऊद इब्राहिम के खेतों की नीलामी मुंबई में साफेमा के दफ्तर में हुई, लेकिन इसे खरीदा दिल्ली में बैठे वकील अजय श्रीवास्तव ने। दाऊद के 4 खेतों की नीलामी होनी थी, लेकिन जो सबसे बड़े और सबसे महंगे 2 खेत थे, उनके लिए कोई बोली लगाने के लिए भी आगे नहीं आया। लेकिन हैरानी की बात है कि सिर्फ 15,440 रुपए जिसकी बेस कीमत रखी गई थी, वो खेत 2 करोड़ 1 लाख रुपए में बिका। साफेमा दफ्तर में बोली लगाने आए दिल्ली के एक और वकील भूपेंद्र भारद्वाज और नवी मुंबई के एक इन्वेस्टर भगवान चेतलानी दोनों हाथ मलकर रह गए। मैंने प्रॉपर्टी में जो बोली लगाई थी उनमें सब में पब्लिक ऑक्शन में जीता हूँ, बस सील टेंडर में मैं हारा हूँ। बट जो बैड लग रहा है वो टेंडर ऑक्शन के अंदर अजय श्रीवास्तव में उन्होंने CA 003 की प्रॉपर्टी की कीमत लगाई है 2 करोड़ 1 लाख, जो एक मैजिक है। देखते हैं किस तरह पे करते हैं। 2 ही प्रॉपर्टी के लिए आया था और एक प्रॉपर्टी बहुत ऊंचे दाम में गई है। 4 नंबर की जो थी वो कितने में गई? वो 3,28,000 में गई। आपने कितने का बिड दिया? मैंने 2,16 का किया और आप आए थे वही 15,000 वाले के लिए? दोनों के लिए आया। 1 लाख रुपए। वकील अजय श्रीवास्तव ने दाऊद के 2 खेतों को ई ऑक्शन के जरिए खरीदा है। एक 1730 वर्ग मीटर का खेत है, जिसकी बेस कीमत 1,56,270 रुपए थी, उसे 3,28,000 में लिया। दूसरा खेत जो सिर्फ 170 वर्ग मीटर का है और रत्नागिरी जिले के एक छोटे से गांव मुमके में ही है। साफेमा ने उस खेत की रिजर्व कीमत सिर्फ 15,440 रुपए रखी थी, लेकिन अजय श्रीवास्तव ने उसे 2 करोड़ 1 लाख रुपए में खरीदकर सबको हैरान कर दिया। अजय श्रीवास्तव का कहना है कि वो खेत उनके लिए शुभ है, इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी बोली लगाई। मैं सनातनी हिंदू हूँ और हम लोग जो चलते हैं अपने पंडित जी के हिसाब से चलते हैं, जो उसका सर्वे नंबर है ना, और उस पर ये जो अमाउंट है उसकी एक गिनती है अंक गणित में, जो मेरे फेवर में जाती है, तो इसलिए मैंने इस जगह को लिया। दूसरा ये है कि इस जगह पर भी मैं बाद में स्कूल की ही स्थापना करूंगा, इसको कन्वर्ट करा के, और ये जगह मुझे सूट करती है। और जो पहले मैंने प्रॉपर्टी 2020 में ली थी, जो दाऊद इब्राहिम की हवेली थी, जो बेंगलो था, उस पर भी मैं सनातन धर्म पाठशाला ट्रस्ट की स्थापना कर चुका हूं और जल्दी ही उसकी रजिस्ट्री करा के उस पर सनातन धर्म पाठशाला का स्कूल चालू कर दूंगा। दिल्ली में रहने वाले अजय श्रीवास्तव पेशे से वकील हैं और साल 2000 से वो दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, लेकिन साल 2000 में खरीदी गई नागपाड़ा की एक प्रॉपर्टी का कब्जा उन्हें अभी तक नहीं मिल पाया है। इतना ही नहीं, साल 2020 में अजय श्रीवास्तव रत्नागिरी जिले में ही दाऊद इब्राहिम की पुश्तैनी हवेली भी खरीद चुके हैं, लेकिन CTS नंबर में गड़बड़ी की वजह से आज तक वो हवेली अपने नाम नहीं करवा पाए हैं। हालांकि उनका दावा है कि उस हवेली पर वो सनातन पाठशाला खोलने वाले हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। भारत के समुद्री तटों की रक्षा करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड्स दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के शानदार परेड में हिस्सा लेने को तैयार है। कैसा है कोस्ट गार्ड्स का जलवा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन। सशस्त्र बल की बात जो देश की लाखों मील की समुद्री सीमा पर तैनात रहकर चुपचाप अपनी जिम्मेदारी निभाता है। यह है कोस्ट गार्ड जो गणतंत्र दिवस की परेड में दिखेंगे। कोस्ट गार्ड या तटरक्षक इसकी तैयारी में जुटे हैं। इसमें उनका कठोर अनुशासन और अभ्यास दिखता है। कर्तव्य पथ पर कोस्ट गार्ड कड़ाके की ठंड में भी गणतंत्र दिवस की तैयारी में जुटे हैं। दिख रहा है उनका दृढ़ निश्चय और समर्पण। भारतीय समुद्र के रक्षक हैं कोस्ट गार्ड। उन पर 40 लाख वर्ग किलोमीटर की समुद्री सरहद की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। 20 लाख वर्ग किलोमीटर
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा करना भी इनका दायित्व है। कोस्ट गार्ड का आदर्श वाक्य है वयम रक्षाम, यानी हम रक्षा करते हैं। 70 के दशक में समुद्र में होने वाली तस्करी देश की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बन रही थी। तब समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करने और वहां होने वाली अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कोस्ट गार्ड का गठन किया गया। आज भी कोस्ट गार्ड समुद्री तटों पर कड़ी नजर रखते हैं। आतंकी गतिविधियों से लेकर ड्रग्स के कारोबार के खिलाफ वे लगातार समुद्र में एक दीवार बना देते हैं। मगर कोस्ट गार्ड की भूमिका मदद करने की भी है। जो मछुआरों की मदद करते हैं, अवैध शिकारियों को पकड़ते हैं। उनकी एक अहम भूमिका समुद्र में जैव विविधता को बचाए रखने की भी है। समुद्र में किसी भी तरह के खतरे के खिलाफ वे सबसे तेजी से सक्रिय होते हैं। भारतीय तटरक्षक दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक है। इस तटरक्षक ने अब तक 11,516 लोगों की जान बचाई है, यानी अपनी स्थापना के हर दूसरे दिन इसने एक आदमी की जान बचाई है। अपने देश की लंबी तटरेखा और समुद्री हितों के रक्षा के लिए कोस्ट गार्ड पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भविष्य की चुनौती के मद्देनजर ये अपनी क्षमताओं में लगातार इजाफा कर रहा है, ताकि हमारी समुद्री सरहद पूरी तरह से अभेद बनी रहे।